हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको सामान्य हिंदी पढ़ाऊंगा जिसमें हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय हमारा पहला टॉपिक होगा। देखिए, हिंदी भाषा व देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है। भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। दोबारा से देखिए, भाषा जो शब्द है वह भाष धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है विचार प्रकट करना। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। देखिए, एक या एक से अधिक समूह के बीच समूह के बीच जिस साधन या माध्यम से विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। परिभाषा है, एक या एक से अधिक समूह के बीच जिस साधन या माध्यम से विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अर्थात विचारों का आदान प्रदान करने के साधन को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान करने के साधन को भाषा कहते हैं। देखिए, दो व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति के मन में जब कोई विचार आएगा, जब कोई बात आएगी, तब तक वो विचार है, लेकिन ये व्यक्ति इस व्यक्ति तक उन विचारों को जिस माध्यम से इस तक पहुंचाता है वह माध्यम ही क्या है? भाषा है। वह माध्यम ही क्या है? भाषा है। यानी कि व्यक्ति के मन में आने वाली जो बात है, जब तक वो मन में रहती है तब तक वो एक विचार है, लेकिन उस विचार को किसी माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस साधन या माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। उस साधन या माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पूर्व यदि हम उसका जीरो से अध्ययन करें तो हमारा वो जो टॉपिक है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे भाषा विकास के क्रम, और यहां से रेटली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि भाषा विकास का सही क्रम क्या है। भाषा विकास का सही क्रम क्या है? तो देखिए, भाषा विकास का सही क्रम होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा विकास के क्रम में सबसे पहले होता है सुनना, उसके बाद में बोलना, पढ़ना और लिखना। ये रिटली एग्जाम में पूछा गया था कि भाषा विकास का सही क्रम क्या है। तो एक इसकी सामान्य ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक है सुबह
पल्ली, शुभोपल्ली। ये इसकी एक सामान्य सी ट्रिक है जिससे हम याद रख सकते हैं कि भाषा विकास का क्रम क्या होगा। भाषा विकास का क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके आगे देखते हैं भाषा के प्रकार। इसके आगे चर्चा करते हैं हम भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? सामान्य से प्रश्न पूछ लिया जाए, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन होंगे आपके पास 2, 3, 5, 6। भाषा के प्रकार होते हैं 3। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, दूसरा प्रकार होता है लिखित भाषा, और तीसरा प्रकार होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है। मौखिक भाषा में व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है, और जब ये बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं तो दूसरा या अन्य व्यक्ति इसको सुनकर ग्रहण करता है। दूसरा या अन्य व्यक्ति इसको सुनकर ग्रहण करता है। लिखित भाषा में व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है। लिखित भाषा में व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है, जिसे अन्य व्यक्ति पढ़कर विचारों को ग्रहण करता है। लिखित भाषा में व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, और जो सामने जो व्यक्ति है वो पढ़कर उस विचार को ग्रहण करता है। तीसरे जो प्रकार है वो हमारा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में संकेत होते हैं। सांकेतिक भाषा में संकेत होते हैं। जैसे आपने रोड पे देखे हुए माइलस्टोन, इनको पढ़ा नहीं जा सकता, इनको सिर्फ समझा जा सकता है। अब यहां से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 प्रश्न बनते हैं। कैसे? अगर पूछ लिया जाए कि सबसे सरल भाषा कौन सी है? सबसे सरल भाषा कौन सी है, ये हमारा प्रश्न है। तो इन 3 भाषाओं में से सबसे सरल भाषा कौन सी होगी? एक प्रश्न तो ये बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि सबसे कठिन भाषा कौन सी है? सबसे कठिन भाषा कौन सी है? ठीक है, तो इस प्रकार से 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। सबसे सरल जो भाषा का जो प्रकार है वो होगा मौखिक भाषा। अब सवाल ये उठता है कि मौखिक भाषा ही क्यों? सबसे सरल जो भाषा है वो हमारी होती है मौखिक भाषा, लेकिन मौखिक भाषा ही क्यों? क्योंकि उच्चारित शब्दों का अर्थ समझ आ जाता है। उच्चारित शब्दों का अर्थ समझ आ जाता है, इसलिए सबसे सरल जो भाषा होती है वो हमारी मौखिक भाषा होती है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई शब्द उच्चारित करता है तो उस शब्दों को हम उच्चारित किए हुए शब्दों को आसानी से समझ लेते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा या अनपढ़ व्यक्ति भी उन शब्दों को अपने समाज में, परिवार में बोले गए शब्दों को आसानी से समझ लेता है। इसीलिए इसको मौखिक भाषा को हम सबसे सरल भाषा मानते हैं। सबसे जो कठिन भाषा है वो हमारी होती है सांकेतिक भाषा। सबसे कठिन जो भाषा है वो होगी सांकेतिक भाषा, क्योंकि इसमें
संकेतों का हमें पता होगा तभी हम समझ सकते हैं। जैसे किसी मित्र को अगर हमें खेलने के लिए बुलाना है तो उसके घर वाले जब आने नहीं देते हैं तो हम उससे पहले ही बता देते हैं कि मैं जब 3 बार ताली बजाऊं तो आप घर से निकलकर आ जाना, हमें खेलना है। इस संकेत का सिर्फ और सिर्फ उन दोनों मित्रों को पता होता है, परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं। इसलिए वो जो परिवार के अन्य सदस्य हैं इस संकेत को समझते नहीं हैं, लेकिन वो मित्र इस संकेत को समझ लेता है। इसलिए सांकेतिक जो भाषा होती है वो बहुत कठिन होती है। इसमें सामने वाले को संकेत का पता होना जरूरी है। संकेत कैसे होते हैं? जैसे रोड पे माइलस्टोन लगे हुए रहते हैं वो संकेत है। यातायात जो ट्रैफिक कर्मी है वो संकेत करता है गाड़ियों को चलने का, रुकने का, वो संकेत भाषा में माना जाता है। इसी प्रकार से पक्षियों का जो चहकना है, गाड़ियों का हॉर्न है, वो भी सांकेतिक भाषा ही होती है। इसलिए सांकेतिक भाषा कठिन मानी जाती है। तो यहाँ से दो ये प्रश्न हमारे बनते हैं। सबसे सरल भाषा होगी मौखिक भाषा, सबसे सरल भाषा होगी मौखिक भाषा और सबसे कठिन भाषा होगी सांकेतिक भाषा। अब इसके आगे हम देखते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा, अब हिंदी भाषा को पढ़ने से पहले जो सभी भाषाओं की जननी है वो होती है हमारी संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा को पढ़ने से पूर्व हम इसके बारे में, इसकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे और इसकी राजनीतिक या सार्वजनिक जो स्थिति है उसके बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई इसको व्याख्याता हो, सेकंड ग्रेड हिंदी की परीक्षा हो या फिर नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन कर लिए जाते हैं और वो आसान है। देखिए सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा के दो रूप थे, एक वैदिक रूप और एक लौकिक रूप। दो रूप थे संस्कृत भाषा के, एक वैदिक और एक लौकिक। वैदिक संस्कृत जो थी, इसमें वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद लिखे गए। वेद और उपनिषद जो लिखे गए थे वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा लौकिक संस्कृत भाषा थी। और लौकिक संस्कृत भाषा में ही रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत जैसे लौकिक ग्रंथ लिखे गए हैं। और ये जो लौकिक संस्कृत है ये परिवर्तनशील है। लौकिक जो संस्कृत है ये परिवर्तनशील है, जो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है इसमें। इसके बाद में हमारे नेक्स्ट इससे आगे का जो विकास होता है वो होता है संस्कृत के बाद में पाली भाषा। संस्कृत के बाद में पाली भाषा का विकास होता है और पाली भाषा बौद्ध धर्म के समय प्रचलित में थी। यानी कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं तो ध्यान दें, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के समय कौन सी भाषा प्रचलन में थी। ऑप्शन दिए जाते हैं वहाँ पे संस्कृत, पाली, प्राकृत या अभ्रंश। तो बौद्ध धर्म के समय पाली भाषा प्रचलन में थी। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं त्रिपिटक वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। उस समय में प्रचलित पाली भाषा में
बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके बाद में प्राकृत भाषा, इसके बाद में प्राकृतिक भाषा का विकास होता है और प्राकृतिक भाषा जैन धर्म के समय प्रचलन में थी। जैन धर्म के समय प्रचलित कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। प्रश्न में ऐसे भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के समय कौन सी भाषा प्रचलन में थी, तो वहां उत्तर होगा अपना प्राकृत भाषा। इसके बारे में अपभ्रंश भाषा आती है, जिसको हम अपभ्रंश सोर से भी कहते हैं। अपभ्रंश सोर से भी कहते हैं और इसका बिगड़ा हुआ रूप ही हिंदी होती है। इसका बिगड़ा हुआ रूप ही हिंदी होती है। दोबारा से देखिएगा एक बार कि हिंदी भाषा का किस प्रकार से विकास हुआ, कहाँ से ये निकल के आई, कैसे कैसे कौन सा क्रम था। तो देखिए हिंदी भाषा, तो देखो सबसे पहले सभी भाषाओं की जननी होती है संस्कृत, और संस्कृत के बाद में निकल कर आई पाली भाषा, जो बौद्ध धर्म के समय प्रचलन में थी। और बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए। इसके बाद में पाली भाषा के बाद में प्राकृत भाषा का विकास हुआ, जो जैन धर्म के समय प्रचलन में थी। इसके बाद में अपभ्रंश भाषा आती है और अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है? हमारा हिंदी होता है। ये तो था इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण था। अब हम जानेंगे कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वर्तमान में क्या है। हिंदी भाषा की भौगोलिक स्थिति, हिंदी भाषा की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति में देखा जाए तो हिंदी भाषा सबसे ज्यादा मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषा है। मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए इसको मध्य देशीय भाषा भी कहते हैं। इसलिए इसको मध्य देशीय भाषा भी कहते हैं। इसमें भारत के राज्य आते हैं, जैसे राजस्थान में ये भाषा बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, हरियाणा में हिंदी भाषा बोली जाती है, दिल्ली में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, यूपी में बोली जाती है, एमपी में बोली जाती है, और अंडमान निकोबार में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। इस प्रकार से इन राज्यों में ज्यादातर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हिंदी को मध्य देशीय भाषा भी कहते हैं। ये थी इसकी भौगोलिक स्थिति। हिंदी भाषा की भौगोलिक स्थिति में ये राज्य आते हैं। भौगोलिक स्थिति के बाद में हम इसकी राजनीतिक या संवैधानिक स्थिति देखते हैं। हिंदी भाषा की राजनीतिक या संवैधानिक स्थिति क्या थी? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें से एक हिंदी भी है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को मान्यता दी है, जिसमें एक हिंदी भी है। हिंदी को राजभाषा के रूप में माना जाता है। ये भाग 17 में बताया गया है। भाग 17 में हिंदी को राजभाषा के संदर्भ में बताया गया है। इसमें भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद में
राजभाषा भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, ये हमारी हिंदी की राजनीतिक या संवैधानिक स्थिति थी। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि 4-5 नाम हैं जिनकी स्थिति हम देखते हैं। देखो, एक तो होती बोली, एक होती है भाषा, एक होती है राजभाषा, एक होती है मातृभाषा और एक होती है राष्ट्रभाषा। इनके बारे में देखते हैं कि बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भी भाषा है उसको हम बोली कहते हैं। जैसे जयपुर के पास में, अगर जयपुर के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर ढूंढारी भाषा बोली जाती है। जोधपुर की तरफ की बात करें तो वहां पे मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो हर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग बोली बोली जाती है। तो उनका क्षेत्र सीमित है, इसलिए वो क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। इसी प्रकार भाषा किसे कहती, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी कि मध्य भारत में पूरे में क्या बोली जाती है, हिंदी। तो इसका क्षेत्र व्यापक हो गया, तो ये हिंदी क्या हो गई, हमारी भाषा हो गई, क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक है। नेक्स्ट है राजभाषा। प्रशासनिक प्रशासनिक जो कार्य किए जाते हैं, जिस भाषा में किए जाते हैं, वो हमारी राजभाषा होती है। प्रशासनिक कार्य हमारे सारे हिंदी में होते हैं, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भाग 17 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद कहते हैं मातृभाषा कि मातृभाषा किसे कहेंगे। मातृभाषा माँ के द्वारा सीखी जाती है। मातृभाषा माँ के द्वारा सीखी जाती है। माँ के बाद में परिवार और परिवार के बाद में समाज, इन तीनों से मिलकर हम क्या सीखते हैं, मातृभाषा, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। इसके बाद में आती है राष्ट्रभाषा, यानी कि बहुत अधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली या अधिकांश राज्यों में या क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। अधिकांश राज्यों या क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, बहुत ही व्यापक इसका क्षेत्र होता है। आज हमने चर्चा की है, सामान्य हिंदी का परिचय देखा है, उसके बारे में समझा है कि भाषा जो भाषा धातु से बनी है, जिसका शाब्दिक विचार प्रकट करना है, इस तरह की सारी चीजें हमने सामान्य परिचय में हमने देखा है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो ये बनाया गया वीडियो है और जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वो आप लोगों को पसंद आएगी, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी काफ़ी वीडियो लेकर आते रहेंगे। शुरुआत कर दी गई है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।